एक ऐसा केस जिसमें धर्म को डिफेंस की तरह इस्तेमाल किया गया। क्यों कातिल ने धर्म का हवाला देकर अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश की? कौन थी सुमनदीप कौर कूनर और क्या हुआ था उसके साथ? कैसे एक मैरिटल अफेयर बन गया जिंदगी का दुश्मन? क्यों सुमनदीप को बदतमीजी करने की इतनी दर्दनाक सज़ा मिली? आइए हम जानते हैं इस हैरान कर देने वाले केस को। दोस्तों, ये घटना है 26 अगस्त 2019 को सुबह के करीब 11:30 पर बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया से 911 पर कॉल किया जाता है। लेकिन ये शख्स जो कॉल कर रहा था उसको इंग्लिश ना आने के करके वो कुछ अच्छे से 911 के ऑपरेटर को बता नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है, लेकिन वो बार बार यही 911 के ऑपरेटर को बता रहा था कि शूट यानी मैंने गोली मारी है। वो सिर्फ यही रिपीट कर रहा था कि आई शूट। तभी ये सुन के 11:35 पे 911 के ऑपरेटर की तरफ से हेल्प भेजी जाती है। और जब ऑफिसर्स उस घर में, उस प्रॉपर्टी में एंटर होते हैं जहां से कॉल आई होती है, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि कमरे में हर तरफ खून बिखरा हुआ था और एक बॉडी जो थी वो टेबल के पास पड़ी हुई थी और उसी टेबल के ऊपर एक रिवॉल्वर जो था वो रखा हुआ था। ऑफिसर्स ने जब इसे सबको चेक किया तो उनको पता चल गया था कि ये जो रिवॉल्वर टेबल के ऊपर रखा गया है, इसी की गोलियों से ये जो बॉडी पड़ी हुई है उसके ऊपर वार किया गया था। और बाद में पता चलता है कि जो बॉडी जो थी टेबल के पास पड़ी हुई थी, उस लेडी का नाम सुमनदीप कौर कूनर होता है, जो जगजीत सिंह की बहू थी। जगजीत सिंह वही बंदा था जिसने 911 को कॉल करके ये सारी घटना के बारे में बताया था। और जब पुलिस वालों ने सुमनदीप की बॉडी को चेक किया तो उन्होंने पाया कि सुमनदीप के कंधे के ऊपर, चेहरे के ऊपर गोलियों के जो निशान थे वो साफ दिखाई दे रहे थे और सुमनदीप को बुरी तरह से टार्चर किया गया था, क्योंकि कुछ उसके दांत जो थे वो भी टूटे हुए थे जो पुलिस वालों को मिले। जब ये घटना होती है दोस्तों, उस समय जगजीत सिंह, सुमनदीप का ससुर और सुमनदीप ही घर में मौजूद होते हैं। और दोस्तों, इस टफ सिचुएशन में जगजीत सिंह ने जब उनको कॉल की थी, जब वो पुलिस वाले वहाँ पर आए थे, वो मज़े से टीवी ऑन करके टीवी देख रहा था और ये बात ऑफिसर्स को कुछ अजीब लगी। और उन्हीं में से एक ऑफिसर्स ने जगजीत सिंह की वाइफ भी वहाँ पर घर में घूमती हुई उनको दिखाई दी। लेकिन फ़िलहाल पुलिस ने पूछताछ के सिलसिले को रोककर सुमनदीप की लाश को अपने कब्जे में ले लिया और साथ ही साथ वो जो लोकल वहाँ पर रोड था उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई दिक्कत ना आ सके। जब दोस्तों पुलिस वालों ने जगजीत सिंह से पूरी घटना की जानकारी ली तो जगजीत सिंह ने बिना डरे हुए अपना सीना ठोक कर ये बोला कि हाँ, मैंने ही अपनी बहू सुमन को गोलियां मारी हैं और ये मैं मानता हूँ। तभी दोस्तों पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके उसको पुलिस थाने ले गए। और जब वो उसको जगजीत सिंह को लेके जा रहे थे, उन्होंने नोटिस किया कि इसके कपड़ों के ऊपर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों 26 अगस्त को रात 9 बजे जगजीत सिंह को पुलिस ने पूरी तसल्ली से सारा बताने के लिए बोला। और इस फर्स्ट इंटरव्यू को जगजीत सिंह की जो थी वो पुलिस वालों ने ऑडियो और वीडियो भी इस इंटरव्यू की उन्होंने रिकॉर्ड की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जगजीत सिंह को इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी, उसको बिल्कुल भी अंग्रेजी का पता नहीं चल रहा। इसलिए पुलिस वालों ने एक पंजाबी ऑफिसर को इस इंटरव्यू में ट्रांसलेटर के रूप में शामिल किया। और फिर क्या था दोस्तों, ताश की पत्तों की तरह जगजीत सिंह ने सारा सच का खुलासा करते हुए पुलिस वालों को ये बताया कि वो उस घर में, बेकर्सफील्ड वाले घर में, अपने बेटे, बहू और 13 साल की पोती और एक पोते के साथ कई सालों से बेकर्सफील्ड वाली प्रॉपर्टी में वो रह रहा है। जगजीत सिंह आगे बताता है कि परिवार में बहुत खुशहाली थी, लेकिन ये सारी खुशियों को सुमनदीप की बुरी नीयत ने तबाह कर दिया। मौत से 7 महीने पहले सुमनदीप की
उसके ससुर जगजीत सिंह के अकॉर्डिंग एक लड़के के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। और जब ये अफेयर का जगजीत सिंह को पता चलता है और सुमनदीप उसको ये भी धमकी लगाती है कि अब मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ के इस लड़के के साथ शादी करूंगी और तेरे बेटे को छोड़ दूंगी। जगजीत सिंह के बार बार समझाने के बाद भी सुमनदीप मानी नहीं और जगजीत सिंह ने बताया कि उसने कई बार सुमनदीप को लेट नाइट कॉल्स करते भी उस लड़के को सुना है। और जगजीत ने बताया कि सुमनदीप को मारने से पहले भी मैंने ये पाया था कि वो उसी लड़के के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। तभी जगजीत सिंह का खून खौल उठता है और उसने सुमनदीप को प्यार से समझाने की कोशिश की फिर से, लेकिन सुमनदीप नहीं मानी बल्कि उल्टा जगजीत सिंह के साथ बदतमीजी करने लग गई और उसकी दाढ़ी को कई बार उसने नोचने की कोशिश की। जगजीत सिंह को ये भी धमकी दी कि अगर उसने ज़्यादा कुछ मेरे साथ बदतमीजी की या मुझे उस लड़के से फ़ोन पे बात करने से रोका, वो अपने कपड़ों को फाड़ के पुलिस स्टेशन चली जाएगी और अपने ससुर मानो कि जगजीत सिंह के ऊपर हरासमेंट का केस डाल देगी। ये जगजीत ने पुलिस वालों को अपनी इनिशियल इंटरव्यू में बताया। और आगे जगजीत सिंह ने बताया कि ये सुन के उसका गुस्सा जो था वो फट पड़ा सुमनदीप के ऊपर और उसने भी सुमनदीप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये देख सुमनदीप पुलिस को फ़ोन करने की धमकी देने लगी। ये सब देख के दोस्तों जगजीत सिंह को इतना गुस्सा आया कि वो अपने बेडरूम में जाता है और वहाँ पर उसका रिवॉल्वर जो ड्रॉ में रखा होता है उसको निकाल के आके सीधा ही वो सुमनदीप के रूम की ओर बढ़ना उसने शुरू कर दिया। और जब वो सुमनदीप को देखता है कि वो पुलिस को कॉल कर रही है, तभी अचानक से वो ताबड़तोड़ गोलियां उसके ऊपर चला देता है और सुमनदीप को वहाँ पर ही उसने मौत के घाट उतार दिया। इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने के बाद जगजीत सिंह ने खुद 911 के ऊपर कॉल किया और जगजीत सिंह ने पूरी कहानी जो थी उसको पुलिस वालों को बता दिया। लेकिन जगजीत सिंह को दोस्तों यहाँ पर गलती का जरा भी पछतावा नहीं था। हर बार वो यही कहता कि जो मैंने किया है वो मैंने ठीक किया है, अब चाहे कोई कोर्ट उसको कोई भी सज़ा दे दे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जितनी देर भी वो मुझे सलाखों के पीछे रखना चाहे मुझे कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जगजीत सिंह को जेल में रखा था तभी जगजीत सिंह की सारी अकड़ जो थी वो निकल गई और वो सज़ा से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लग गया और ये सोचने लगा अपने वकीलों के साथ कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आ सकता हूँ। जो पुलिस वालों को इनिशियली बयान में ये बता रहा था कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे सजा दे या ना दे क्योंकि मैंने सही काम किया है। कत्ल के 2 दिन बाद यानी 28 अगस्त को जगजीत कोर्ट के सामने पेश हुआ, लेकिन अब भी इसे अपनी गलती का कोई दुख या कोई पछतावा नहीं था, बल्कि ये खुद को बेकसूर बता के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। पूरे मामले को देखकर जज ने जगजीत सिंह का बेल का अमाउंट $1 मिलियन तय किया, यानी बेल मिलने का तो चांस लगभग जो था वो ख़त्म हो गया था क्योंकि वो रकम ही इतनी बड़ी थी। पुलिस जब दोबारा से जगजीत से पूछताछ करती है तो हर बार की तरह जगजीत यही कहता है कि मैंने ये कत्ल सिर्फ अपनी फैमिली की इज्जत बताने के लिए किया है, मैंने और कोई कारण नहीं था, सिर्फ मैं अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को बचाने के लिए ये मैंने कत्ल किया है। और पुलिस ने सारे सबूतों और गवाहों को जो था कंपाइल किया और उसको जज के सामने और कोर्ट के सामने उसको पेश कर दिया। लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट में जगजीत की फैमिली का नाम खुलकर नहीं लिया गया, बल्कि इनकी पहचान BK GK जैसी शॉर्ट फॉर्म में ही पुलिस करती रही। ये अभी तक कारण समझ नहीं पाया कि पुलिस वालों ने जगजीत सिंह और सुमन के अलावा उनकी कोई भी और फैमिली का
पूरा नाम क्यों नहीं लिया गया, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में ही कोर्ट के सामने इनको ऐसे संबोधन किया जाता। कोर्ट की सुनवाई के दौरान जगजीत की फैमिली के सारे मेंबरों के साथ पूछताछ की गई और सबसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग और कंफ्यूज करने वाली जो स्टोरीज थी दोस्तों वो सामने आई। जो जगजीत की वाइफ है, जो सुमन की सास है, उसके अकॉर्डिंग अगर माना जाए तो वो बताती हैं कि कत्ल वाले दिन सुमन, जगजीत, उसका ससुर और मैं तीनों ही सिर्फ घर में थे। मेरा बेटा और दोनों उसके बच्चे सुमन के वो घर से बाहर थे और मैं बाहर वाले किचन में उस समय खाना बना रही थी और अचानक मैं खाना बनाते बनाते बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती हूँ और जब होश आया तो सामने पुलिस खड़ी थी कि पूछताछ में आगे ये बताती है कि सुमनदीप का काफ़ी समय से ये फ्रेंडशिप वाला जो काम था वो चल रहा था। इसी बात को लेकर अक्सर जगजीत में और सुमन में नोकझोंक होती थी, लड़ाई होती थी और सुमनदीप जगजीत को काफ़ी बुरा भला कहती थी। उसकी नज़रों में जगजीत की कोई भी इज्जत नहीं थी। ये सुमन की सास ने अपने पति को बचाने के लिए ये अदालत में दोस्तों बयान दिया था। दोस्तों सुमन की सास का बयान सुनने के बाद कोर्ट को ये पक्का हो गया था कि ये अपने हस्बैंड जगजीत की तरफदारी कर रही है और इतना सब होने के बाद भी उसकी पत्नी ने जगजीत के बारे में कोई भी ऐसा खिलाफ उसके शब्द नहीं बोला और ना ही बहू की मौत को लेकर कोई दुख जताया। इसलिए कोर्ट ने बीके के बयान को कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। इस सारे बयान के दौरान जगजीत की वाइफ ने हर बात को सही बताया और उसकी कोई भी बुराई नहीं की। और जब रिवॉल्वर के बारे में जगजीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया, जगजीत ने बताया कि उसे ये डर था कि उसकी वाइफ और उसकी बहू बहुत गुस्से वाले हैं, इसलिए वो रिवॉल्वर का इस्तेमाल करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसीलिए वो जो रिवॉल्वर था वो अपने कमरे में रखता है ताकि इन दोनों के हाथों से दूर रह सके। जगजीत की वाइफ ने दोस्तों और भी बताया कि ये जो सुमनदीप है उसके खिलाफ गलत बर्ताव जगजीत ने इसीलिए किया था क्योंकि वो उसके ऊपर इल्ज़ाम झूठे लगाने का कह रही थी कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं ऐसे अपने आप को चोट पहुंचा के तेरे ऊपर केस डलवाऊंगी। इसी करके जगजीत जो था उसके ऊपर जगजीत ने अटैक किया और कोई कारण नहीं था। ये जो उसकी पत्नी थी जगजीत की पूरी तरह कोर्ट को कन्विंस करने में लगी हुई थी कि इसमें जगजीत का कोई भी कसूर नहीं है। ये सिर्फ अचानक जब सुमन ने उसके ऊपर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, इसकी वजह से उसने गुस्से में आके उसको नुकसान पहुंचाया था। जगजीत की वाइफ के बयान के बाद दोस्तों जो जगजीत का बेटा था, सुमन का हस्बैंड, जिसको जीके के नाम से कोर्ट में संबोधन किया जाता था, उसको भी बुलाया गया। उसने भी आके अपने पेरेंट्स के बयान को सच बताते हुए ये कोर्ट को बताया कि एक बार तो सुमन ने खुद से डायरेक्टली मुझे बता दिया था कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, मैंने किसी और लड़के को देख लिया है, मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी और उसी लड़के के साथ रहूंगी। आखिर में सुमनदीप की 13 साल की जो बेटी थी उसका भी बयान दोस्तों लिया गया और उसकी बातें भी जगजीत सिंह के और उसकी वाइफ और उसके बेटे के बयान को जस्टिफाई कर रही थी कि मेरी माँ, हाँ उसकी ही गलती थी, जो मेरे दादू ने किया है उसकी कोई भी इतनी बड़ी कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी हुआ है मेरी मदर की वजह से हुआ। ये सारे बयान जो थे कोर्ट ने रिकॉर्ड किए। सारी फैमिली के बयानों के बाद दोस्तों कोर्ट में सुमनदीप के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी दिखाई गई और जज के सामने पेश गई और उसमें सारा कुछ साफ साफ बताया गया, कहाँ कहाँ चोट पर निशान थे सुमन के ऊपर, कहाँ कहाँ पर गोलियों के निशान थे। पूरी डिटेल में ये जो था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताई गई और उसमें जो रिवॉल्वर बरामद हुआ था जगजीत के घर में, उसमें भी जगजीत का ही डीएनए मिला दोस्तों और ये पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि जो जगजीत है उसी ने ही सुमन की हत्या दोस्तों की है। सारे सबूत और गवाहों को देखते हुए ये पूरी तरह से अब समझ आ गया था कि जगजीत और सुमन की काफ़ी लंबे देर से ये अनबन आपस में चल रही थी और शायद ये फर्स्ट डिग्री मर्डर ही था, यानी जगजीत ने पहले से ही
सुमन को मारने की प्लानिंग कर ली थी। इसीलिए जो सुमन की साइड के वकील थे वो जगजीत के ऊपर फर्स्ट डिग्री का चार्ज लगाना चाहते थे, लेकिन जगजीत के लॉयर जो थे वो इस चार्ज को फर्स्ट डिग्री से चेंज करके वो उनको ये सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते थे कि भले ही जगजीत ने सुमन को कॉन्टिन्यूटली 3 गोलियां मारी थी, लेकिन ये प्री प्लान नहीं था बल्कि गुस्से में उठाया गया एक कदम था। इतना ही नहीं दोस्तों, जो जगजीत के लॉयर्स थे वो एक ही बात को साबित करने में, जज को कन्विंस करने में लगे हुए थे कि जो सुमन है उसने ही पहले जगजीत को प्रोवोक किया था। उसके बाद जगजीत सिंह ने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए ये गुनाह किया था। जगजीत एक अमृत ग्रहण किया हुआ एक शख्स था जिसने अमृत ग्रहण किया हुआ था और वो एक काफ़ी धार्मिक ख्यालों वाला एक बंदा था। इसलिए सुमन ने जब उसकी दाढ़ी को नोचने की कोशिश की, उसका अपमान जो था वो जगजीत सहन नहीं कर पाया कि उसने उसकी दाढ़ी को क्यों नोचने की कोशिश की। इसके बाद जो था वो जो सारा एक्शन था जगजीत ने सुमन के ऊपर निकाला था। जगजीत सिंह की तरफ से एक कोर्ट में गवाह भी पेश किया गया जिसने अदालत को बताया कि जगजीत सिंह बहुत ही शांत और खुशमिजाज आदमी है और जिसने कभी भी किसी को बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। वो यारों का यार, दोस्तों का दोस्त था, लेकिन अपने धर्म को लेके जगजीत जो था वो बड़ा सेंसिटिव था। धर्म के नाम के ऊपर उससे कोई मजाक भी कर देता था, उसको पसंद नहीं आता था, और ना ही धर्म के नाम पर कोई अगर कोई अपशब्द बोलता जिसको जगजीत जो था वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करता था। जगजीत सिंह ने दोस्तों अपने इस क्राइम को सिख धर्म के साथ, पंजाबी कल्चर के साथ इतना जोड़कर दिखाने को कोशिश की जज के सामने कि इस केस को रिलीजियस एंगल देखकर ऐसे जोड़कर कि जज के सामने पेश किया जाए ताकि कोर्ट जो है वो जगजीत को कुछ नरमी दिखा सके, और क्योंकि वो एक समझे कि ये बड़ा एक रिलीजियस बंदा है, सिर्फ इसने एक अपने आप की फैमिली को, इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए गुस्से में ये जो था कदम उठाया था। इसकी वजह से जगजीत सिंह पूरी तरह से इसको रिलीजियस जो टच था इस केस को, अपने क्राइम को छुपाने के लिए देता रहा। इसी सिलसिले में दोस्तों जगजीत ने एक अपने दोस्त जिनका नाम डॉक्टर सिद्धू बताया जाता है उनको भी कोर्ट में गवाह के रूप में पेश किया, और उन्होंने भी ये बताया जज को कि जो सिख धर्म में बाल हैं वो भी एक शरीर का एक अहम हिस्सा हैं। दाढ़ी पर उंगली उठाना, जहाँ उसको हाथ लगाना, नोचना एक धार्मिक ख्यालों को ठेस पहुँचाने के बराबर है। इसीलिए जो जगजीत जो कह रहा वो बिल्कुल सही कह रहा है। दोस्तों ये जो केस था वो कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 4 मई 2022 को कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला जो था वो सुनाया, जिसमें जगजीत सिंह को फर्स्ट डिग्री मर्डर के इल्ज़ाम में 35 साल की जो कैद थी वो दोस्तों वो सुनाई गई जज की तरफ से, और सारे गवाह, सारे बयानों के बाद ये दोस्तों ये सारा फैसला लिया गया था। इस वक्त दोस्तों आप खुद सोच लो कि जगजीत सिंह 67 ईयर ओल्ड हैं, यानी कि जब तक उनकी 35 साल की कैद ख़त्म होगी, आप सोच लो कि वो ज़िंदा वापस जेल से आएंगे या नहीं, ये आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि 67 ईयर के वो ऑलरेडी हैं। दोस्तों देखो ये जो केस था इसमें से हमें एक बड़ी सीख मिल सकती है। अगर किसी के घर में भी कोई भी ऐसा कुछ हो रहा है जहां आप किसी के घर में देखते हो, तो हमें अपने आप के गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो किसी को मारना है वो किसी भी चीज़ का हल नहीं है। क्योंकि अभी देखो वो गुस्से में चाहे काम हुआ है, चाहे वो प्लानिंग से हुआ, लेकिन एक ज़िंदगी जो थी, उसकी जान जो थी वो ख़त्म कर दी गई, उसको दुनिया से यहाँ से रवाना कर दिया गया, उसका कत्ल कर दिया गया बेरहमी से। अब उन बच्चों का दोस्तों क्या होगा? वो पूरा परिवार ही तबाह हो गया, चाहे वो गुस्से में हुआ, चाहे भी कैसा हुआ दोस्तों, लेकिन एक जान इसमें चली गई। आप सोच के देखो उन बच्चों का भविष्य अब क्या होगा। सिर्फ अपने आप को एक सो कॉल्ड आप कह लो कि रिस्पेक्ट या सेल्फ, अपने आप को जो इज्जत है फैमिली की, उसको बचाने के लिए ये सारा काम हुआ। हालांकि ये सब कुछ भी बैठ के सारे
तरीके के साथ सुलझाया जा सकता था, लेकिन जगजीत सिंह ने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाया जिससे दोनों फैमिलियों की जो थी लाइफ तबाह हो गई। क्योंकि अभी सुमन की जो फैमिली है उन्होंने भी अपनी बेटी को खो दिया, बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया, उसके बेटे ने अपनी पत्नी को खो दिया। पूरी तरह से ये जो परिवार था एक सिर्फ एक गुस्से के करके या एक अपनी इज्जत बचाने के सो कॉल्ड चक्कर में ये सारा कुछ दोस्तों हो गया। तो इससे हम दोस्तों सीख सकते हैं कि हमें अपने गुस्से में कंट्रोल रखना है। कभी भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो हमें बड़ी बुद्धिमानी से बड़े तरीके से इस केस को दोस्तों संभालना चाहिए, क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचाने से किसी का हल नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये क्या लगता है कि जो सुमनदीप ने जगजीत के साथ किया वो सही था, जहां सुमनदीप के साथ कोई बुरी तरह से जबरदस्ती की गई है? क्या जगजीत को बदतमीजी की सजा यूं मौत के रूप में देनी चाहिए थी, जहां इतनी लंबी सजा उसको मिलनी चाहिए थी? आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें इस अवेयरनेस को दूर दूर पहुंचाने के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन की दोस्तों ज़रूरत है। तो मेक श्योर करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।